नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का एक नया टॉपिक जिसका नाम है उपसर्ग। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और यह जो उपसर्ग होगा, एक जो क्लास होगी एक नए माध्यम से होगी। आप लोगों ने बहुत सी क्लास को देखा होगा कि उपसर्ग जो लोग पढ़ाते हैं सिर्फ डायरेक्ट पढ़ाते हुए निकल जाते हैं, लेकिन यह जो क्लास होगी आप लोगों के सामने एक नई क्लास के रूप में आएगी। हम उपसर्ग तो पढ़ेंगे, लेकिन साथ में हम समास का भी यहाँ पर विश्लेषण करते चलेंगे। तत्सम के और तद्भव के और देशज के जो शब्द बनते हैं कैसे बनते हैं उसको भी हम यही देख लेंगे, और साथ में हम लोग संधि का भी चर्चा यहाँ पर करते चलेंगे। सिर्फ थोड़ा सा अंतर करना है। आप लोग भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि इस थोड़े से अंतर को हम अगर समझ लेते हैं तो हमारा जो टॉपिक एक पंथ दो कार्य सिद्ध होगा। कैसे सिद्ध होगा, आज हम उसी को प्रयास करते हैं। पहले उपसर्ग होता क्या है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। उपसर्ग वह एक शब्दांश होता है जो किसी शब्दों के आदि मतलब आदि का अर्थ क्या होता है, पहले, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है, उसके अर्थ को विशेषता ला देता है, उसके अर्थ को एक प्रकार का तेजी ला देता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम उपसर्ग कहते हैं। ये तो कॉमन चीज हो गई। अगर हम परिभाषा की बात करें और इसकी अर्थ की बात करें तो अगर हम कहें उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, आप लोग बताइए। उपसर्ग, हमारे जो हेडिंग है देखिए क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग, चलिए आप लोग बताइए अर्थ। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उपसर्ग का अर्थ होता है पास में बैठकर एक नए शब्दों का निर्माण कर देना, उसी को हम उपसर्ग का अर्थ कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए अर्थ। पास में बैठकर, पास में बैठकर बैठकर 2 मिनट सर, आप लोग इसको देखिए। पास में बैठकर नया अर्थ वाला शब्द बनाना। आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। अगर हम उपसर्ग की अर्थ की बात करें तो यह इसका अर्थ होता है पास में बैठकर एक नया अर्थ वाला शब्द को बनाना। ठीक है, ये हमारा इसका अर्थ होता है। अगर हम परिभाषा की बात करें, अभी हमने बताया था कि परिभाषा अभी हमने बताया कि वह शब्दांश, शब्द का एक छोटा सा अंश होता है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है, उसके अर्थ की विशेषता ला देता है, उसके अर्थ में तेजी ला देता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। परिभाषा भी नोट कर लीजिए आप लोग यहीं पर। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व, और कोष्टक में लिख लीजिए आप लोग आदि। कहीं कहीं पर आदि आ जाता है। आदि मतलब क्या होता है, पहले। क्या होता है तो आप बताएंगे, आदि मतलब होता है पहले। आप लोग जरूर ध्यान, क्योंकि कुछ बच्चे नए जो होते हैं आदि आते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ये प्रश्न देखने को मिल जाता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, या जो आदि में लगते हैं उसे क्या कहते हैं। शब्द के आदि में जो लगते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यदि आप जरूर जानिएगा, आदि आप जरूर जानिएगा। ठीक है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व मतलब आदि, ठीक है, आदि जुड़कर
जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन, उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा उससे नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट करिएगा। यह कहता है परिभाषा जो हमारी होती है, हमने इसी को अभी चर्चा किया था। हमने कहा था कि जो शब्द के पहले लगकर, देखिए वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व मतलब आदि भी आ सकता है, शब्द के पूर्व आदि जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, विशेषता बताता है, विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा उसके नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। यह हमारी परिभाषा है, आप लोग इसको नोट करिए। अभी देखते हैं कि हम इससे कितने प्रकार के शब्दों का हम और ज्ञान करते हैं। आप लोग इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसका अध्ययन कैसे करेंगे, एक बड़ी समस्या आती है। इसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं सीधे उपसर्ग का अध्ययन सीधे ही करवा देते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पर आप लोगों का खंड वाइज अध्ययन करवाएंगे। कैसे अध्ययन करवाएंगे, आप लोग देखिए आप लोग यहीं पर लिखिए उपसर्ग के भेद। क्या लिखेंगे, उपसर्ग के भेद। चलिए देखिए, आप लोग देखिए उपसर्ग देखिए, अगर हम उपसर्ग के भेद की बात करें तो यह 3 प्रकार के उपसर्ग हो हमारे सामने आएंगे। कौन कौन से आएंगे, आप लोग लिखिए तत्सम उपसर्ग। और हम दूसरे की बात करें तो आप यह होगा तद्भव। क्या होगा, तद्भव उपसर्ग। अब देखिए, और उसके बाद जो तीसरा होता है इसे क्या कहते हैं, विदेशी उपसर्ग। जो विदेशी भाषा के जो शब्द आते हैं, शब्दांश आते हैं, जो किसी शब्द के पहले या आदि लगकर उसके अर्थ को विपरीत कर देते हैं, बदल देते हैं, विशेषता ला देते हैं, उसी को हम क्या नाम है, उपसर्ग कहते हैं। और उन्हीं वैसे जो विदेशी वाले शब्द आते हैं उनको हम विदेशी उपसर्ग कहते हैं। अगर हम बात करें जो विदेशी उपसर्ग होते हैं, यह 2 प्रकार के हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं, एक हो सकता है उर्दू मतलब आप लोग लिखिए अरबी फारसी उपसर्ग। अब देखिए, अब यहां पर एक बचता है, तो यहां पर आप लिखिए अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग। देखिए अभी हम इसी का अध्ययन डीपली करने वाले हैं, और आपको बता दें यहीं से चालू होता है एक पंथ 2 कार्य। मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ जो तत्सम उपसर्ग आते हैं, जो तत्सम के जो उपसर्ग रहेंगे जब किसी शब्द के पहले जुड़कर एक शब्द का निर्माण करते हैं, वह तत्सम उपसर्ग हो गए। आप लोगों को बता दें कि वह शब्द हमेशा तत्सम होता है। कैसा होता है, वह हमेशा तत्सम होता है। वही हाल है तद्भव का, वही हाल है विदेशी शब्दों का। विदेशी शब्द जब किसी शब्द के पहले उपसर्ग लग जाते हैं, वह आगत जैसे शब्दों का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग होता क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, वह उपसर्ग जो किसी तत्सम या संस्कृत के शब्दों के पहले जुड़कर उसकी विशेषता ला देते हैं, उसका विपरीत अर्थ बताते हैं,
उसका अनेक प्रकार से परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम उपसर्ग कहते हैं। हम इसी का अध्ययन करते हैं, फिर धीरे धीरे हम इन सब का अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो हेडिंग होने वाला है वह तत्सम उपसर्ग होगा। आप लोग नोट करिए। चलिए आप लोग नोट करिए, तीसरा जो हमारा पहला हेडिंग होगा तत्सम उपसर्ग। परिभाषा भी हम साथ में नोट कर लेते हैं यहीं पर, परिभाषा। चलिए देखिए परिभाषा एक बार फिर से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। जैसे देखिए वह उपसर्ग जो किसी तत्सम या संस्कृत के शब्दों के पहले या आदि जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ को क्या नाम है, विशेषता बताते हैं, उनके अर्थ को बहुत तेजी ला देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तत्सम उपसर्ग कहते हैं। चलिए आप लोग इसकी परिभाषा को नोट कर लीजिए। देखिए वे शब्दांश जो तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्दों के पूर्व, ठीक है, पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं अथवा उनसे नए शब्दों का निर्माण, आप लोग नोट करते चलिएगा दोस्तों, निर्माण करते हैं उन्हें तत्सम उपसर्ग कहते हैं। आप लोग इसको नोट करिएगा दोस्तों, एक बार समझने का प्रयास करिए। देखिए तत्सम उपसर्ग जो परिभाषा होती है वह है वे शब्दांश जो तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्दों के पूर्व मतलब आदि जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं अथवा उनके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। अब इसको परिभाषा को आप नोट करिए। अब हम देखते हैं जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं कितने होते हैं। आप लोग यही नोट कर लीजिए, नोट, इनकी संख्या 22 होती है, 22 होती है। देखिए जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं उनकी अगर संख्या की हम बात करें तो उनकी जो संख्या होती है 22 होती हैं। चलिए हम इन 22 का अध्ययन धीरे धीरे करते हैं और यह देखने का प्रयास करते हैं कि जो अभी हमने कहा था आपको कि एक पंथ दो कार्य कैसे सिद्ध होगा, अब हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। आप लोग इसको नोट करिए। अब हम देखते हैं संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनको। चलिए यह जो टॉपिक है आप लोगों का कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आप लोगों के जीवन के लिए बहुत ही मायने रखेगा।
क्योंकि जैसे देखिए पहला हम अगर संस्कृत के उपसर्ग की बात करें, देखिए पहला अगर कहे निस, यह हमारा संस्कृत का जो पहला उपसर्ग है, हम इसकी चर्चा करते हैं निस की। ठीक है, अगर हम इसकी अर्थ की बात करें, कभी कभी पूछ लेता है कि निस का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे रहित होता है। क्या होता है? तो आप बताएंगे रहित। रहित कभी कभी प्रश्न पूछता है निस का अर्थ क्या होता है, निस उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे रहित। अब देखिए आगे देखते हैं, हमने कहा था एक पंथ दो कार्य कैसे सिद्ध होगा, अब यहीं पर आपको लोगों को सामने नजर आएगा। देखिए निस का अर्थ हमने देखा रहित होता है। निस से जो शब्द बनेंगे, निस से जो निस उपसर्ग से जो शब्द बनेंगे वह हमेशा अव्ययी भाव समास का उदाहरण होंगे। किसका उदाहरण होंगे? आप बताएंगे अव्ययी भाव समास का। एकदम कहीं पर आप लोगों को अगर निस उपसर्ग से बनते हुए कोई शब्द दिखाई दे रहे हो तो वहां पर आप लोग अव्ययी भाव समास का उदाहरण मानेंगे। चलिए देखिए यहां पर लिखिए अव्ययी भाव। क्या लिखेंगे तो आप बताइए, यहां पर अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें निस उपसर्ग की, निस उपसर्ग जिस शब्द में लगेंगे वह शब्द हमेशा विसर्ग संधि का उदाहरण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? विसर्ग संधि का उदाहरण। आप लोग लिखिए विसर्ग संधि। ठीक है, और देखिए अगर जो निस उपसर्ग से जो शब्द बनते हैं वह हमेशा कैसे शब्द होते हैं? आप बताएंगे वह हमेशा तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्द। ठीक है दोस्तों, यह हमारा देखिए एक पंथ दो कार्य यहां पर होता है। मतलब देखिए निस का अर्थ क्या होता है? रहित होता है। जो निस उपसर्ग से जो शब्द बनते हैं वह अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। जो निस उपसर्ग से जो शब्द बनते हैं वह हमेशा उसमें विसर्ग संधि होती है। निस उपसर्ग से जो शब्द बनते हैं वह हमेशा तत्सम शब्द का उदाहरण होते हैं। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि जैसे अगर हम बात करें, चलिए और आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए कभी कभी यह जो होता है सा, चलिए पहले हम एक उदाहरण देखते हैं फिर आपसे बात करते हैं। जैसे अगर देखिए कहें कि जैसे कोई शब्द है तारण, क्या शब्द है? तारण। अगर हम उसके पहले निस लगा दें तो हमारा जो शब्द बनेगा क्या बनेगा? तो आप बताएंगे निस्तारण, निस्तारण। चलिए देखिए अब देखते हैं एक शब्द और देख लें। अगर हम कोई कहें कोई शब्द है, अगर उसके तुरंत बाद निस उपसर्ग लगा है, अब कौन सा शब्द बनेगा? तो आप बताएंगे निस शब्द। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक समस्या यहां आ गई कि ये जो सा है, अब यह सा कैसे इस सा में परिवर्तन हो गया। कुछ बच्चे यही कंफ्यूज में हो जाते हैं कि सर ये बताइए जो छोटा सा था ये बड़ा सा में कैसे परिवर्तन हो गया। और देखते हैं, अभी हम इसका निवारण करते हैं, पहले बस समझने का प्रयास करिए। जैसे हम कहें कोई शब्द फल है, उसके तुरंत बाद निस उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है? तो निस उपसर्ग लगा है, निस। अगर देखिए अब शब्द का निर्माण कैसे होगा तो आप बताएंगे निष्फल। बड़ी समस्या है कि यह जो छोटा सा है कभी खट्टे सा में परिवर्तन हो जा रहा है तो कभी बड़ा सा में हो रहा है, कभी अपने आप में वैसे रहा। ये कैसे हो रहा है? क्या कारण है कि अपने आप में यह परिवर्तन होते जा रहे हैं? हम इसी का अध्ययन करेंगे कि कैसे यह कभी सा में चला जा रहा है, खट्टी सा में, कभी बड़ा सा में, कभी छोटा सा में ही रह रहा है। इसका कारण क्या है? इसको बताइए सर। ठीक है, अभी आप लोग इसको समझ लिए, अब हम इसका निवारण करते हैं। चलिए देखिए, अगर कोई शब्द अगर हम बात करें, कोई शब्द देखिए ता से शुरू हो रहा है, कोई शब्द जो होता ता से शुरू हो रहा है या सा से शुरू होने वाला शब्द। देखिए
अगर कोई शब्द उपसर्ग के बाद वाला जो शब्द होता है ता और सा से शुरू होता है तो जो यह सा होता है इसी सा में रहता है, सेम रहता है। ठीक है, क्या रहता है तो आप बताएंगे सेम रहता है। अब देखिए, अगर कोई शब्द चा से चालू हो रहा है, शुरू हो रहा है, या छा से शुरू हो रहा है, या सा से शुरू हो रहा है, किससे हो रहा है, सा से शुरू हो रहा है, तो जो यह सा है, यह जो सा है, निस वाला सा जो है, यह जो बड़ा सा में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाता है, बड़ा सा में। आप लोग घबराइए मत, अभी हम इसका निवारण करते चलेंगे उदाहरण के माध्यम से। चलिए देखिए, अगर कोई शब्द पा से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, पा से। अगर कोई शब्द फा से शुरू हो रहा है, ठीक है, अगर कोई शब्द और का से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, तो का से शुरू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो सा है यह खट्टी सा में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाता है, तो खट्टी सा में परिवर्तन हो जाता है। अब कैसे ये सब हो रहा है, अब हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए हम पहले का देखते हैं कि अगर कोई शब्द ता से शुरू हो रहा है या सा से शुरू हो रहा है तो जो उपसर्ग निस होता है तो ये सा होता है। कैसे, हम इसको यहाँ उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। चलिए, जैसे हम कहें कोई शब्द तारण है, क्या है, तारण। देखिए यहाँ पर निस, क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे यहाँ पर निस उपसर्ग लग रहा है। कौन सा उपसर्ग लग रहा है, निस। तो शब्द क्या बनेगा, आप लोग बताइए, तो आप बताएंगे निस्तारण, निस्तारण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, हमने कहा था कि जो अगर कोई शब्द ता से चालू हो रहा है तो जो निस का सा होता है वह अपने आप में वही रहता है। ठीक है, यह हो गया। अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें कि कहेंगे सर कि नहीं सर, एक ही उदाहरण से काम नहीं चलेगा, और बताइए। ठीक है, और बताते हैं। जैसे देखिए तेज, कोई शब्द तेज से है, तेज है, अगर हम इसमें निस उपसर्ग लगा दें, कौन सा उपसर्ग, निस उपसर्ग, तो कौन सा शब्द बनेगा, तो आप बताएंगे निस्तेज। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अब जाहिर है समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम एक शब्द और देखते हैं। जैसे हम कहें सहाय, सहाय, कोई शब्द सहाय है, अगर हम इसमें निस उपसर्ग लगा देते हैं, कौन सा उपसर्ग, आप बताएंगे निस, तो शब्द कौन सा बनेगा, तो आप बताएंगे निस सहाय। एक और उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि जितना उदाहरण आप लोग देखेंगे उतना ही आप लोगों का काम करेगा। अभी देखिए, अभी और समझाएंगे कैसे अव्ययी भाव समास होगा, कैसे विसर्ग होगा, कैसे तत्सम होगा। अभी आप सिर्फ यहाँ पर क्या नाम है, इसको देखिए कि कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। चलिए देखिए, अगर हम कोई कहें संकोच, देखिए संकोच, हमने कहा था कोई शब्द ता से शुरू हो या सा से शुरू हो तो जो निस का सा होता है वह सा ही में रह जाता है। अगर हम देखिए इसमें निस उपसर्ग लगाते हैं, कौन सा उपसर्ग, निस, तो हमारा जो शब्द बनेगा निस संकोच। कौन सा बनेगा, तो आप बताएंगे निस संकोच। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही छोटा लिखा गया है। देखिए निस संकोच। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब ये तो हमारा हो गया पहले का कि अगर कोई शब्द ता से और सा से शुरू होता है तो ये जो सा होता है सा में ही रहता। अब देखते हैं कोई शब्द चा से या छा से या बड़ा सा से शुरू होता है तो वह जो बड़ा सा में परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे कैसे, चलिए नोट करिए यहाँ पर उदाहरण इसका भी। जैसे हम कोई कहें चाय, चय, कोई शब्द है चय, अगर हम निस उपसर्ग इसमें लगा देते हैं क्योंकि यह जो शब्द है चा से शुरू हो रहा है तो अब जो ये सा है छोटा सा में परिवर्तन होगा। कैसे होगा उसको देखते हैं। जो शब्द बनेगा यह होगा निश्चय। क्या होगा, निश्चय होता है। ठीक है, अब देखिए अगर कोई शब्द, अगर हम बात करें चित है, कौन सा शब्द है, तो चित है, अगर हम इसमें निस उपसर्ग लगा देते हैं, कौन सा उपसर्ग, निस उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा शब्द कौन बनेगा, तो आप बताएंगे निश्चित। कौन सा शब्द बनेगा, तो आप बताएंगे निश्चित। अब देखिए अगर हम कोई शब्द छल है, देखिए छल हमने कहा था कोई शब्द चा से हो या छा से हो या बड़ा सा से हो परिवर्तन होकर सा में आता है। देखिए यह जो सा छा है, अब जो अगर हम निस लगाते हैं, निस उपसर्ग लगाते हैं तो यह जो सा है बड़ा सा में परिवर्तन होगा। देखिए परिवर्तन करिए, निश्छल। कौन सा शब्द बनेगा, तो आप बताएंगे निश्छल।
यह हमारा यह हो गया। अब देखिए, अगर कोई शब्द पा से या फा से या का से शुरू होता है तो उसका जो निस का उपसर्ग सा होता है वह खट्टी सा में परिवर्तन हो जाता है। कैसे परिवर्तन होता है, हम इसका भी उदाहरण यही देख लेते हैं। चलिए देखिए, अगर हम कोई शब्द कहें कपट, क्या कोई शब्द कपट है, कोई शब्द देखिए कपट है, अगर हम इसमें निस उपसर्ग लगा दें, कौन सा उपसर्ग, तो आप बताएंगे निस उपसर्ग, तो यह जो सा है खट्टी सा में परिवर्तन हो जा रहा है, क्योंकि यह जो पहला है का से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए यह जो सा है सा में परिवर्तन हो जाता है, खट्टी सा में। तो देखिए आप बदलिए, निस कपट। ठीक है दोस्तों, यह देखिए, अगर हम कोई शब्द, अगर हम कहें काम है, कौन सा शब्द है, देखिए काम है, अगर हम इसमें निस उपसर्ग लगा दें, कौन सा उपसर्ग, आप बताएंगे निस उपसर्ग लगा दें, तो हमारा शब्द बनेगा निष्काम। ठीक है दोस्तों, और उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए, अगर हम देखें, जैसे देखिए फा से कैसे शब्द बनते हैं, जैसे देखिए कोई शब्द फल है, उसके तुरंत बाद हम निस उपसर्ग लगा दें, कौन सा उपसर्ग, निस उपसर्ग, तो यह जो सा है खट्टी सा में परिवर्तन हो जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, तो यह होगा निस फल। कौन सा शब्द बनेगा, निष्फल। और देखिए, अगर हम कोई कहें शब्द पाप है, पाप है, अगर हम इसमें निस उपसर्ग लगा दें, निस उपसर्ग लगा दें, तो कौन सा शब्द बनेगा, तो आप बताएंगे निष्पाप। देखिए, यह हमारा जो हमने बताया था कि कहाँ पर यह जो सा होता है कभी अपने आप में वैसे ही रह जाता है, कभी बड़ा सा रहता है, कभी खट्टी सा। सिचुएशन क्या है, आप लोग इसके माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। आप लोग इस उदाहरण को समझिए और इसको बेहतरीन तरीके से समझिए। अब देखिए, अब इसमें अव्ययी भाव समास कैसे होगा। जैसे देखिए, जो शब्द का निर्माण होता है, ठीक है, ये शब्द हमेशा अगर कहीं आप लोगों को दिखाई देते हैं समास में, तो ये शब्द हमेशा किस में जाएंगे, तो आप बताइएगा अव्ययी भाव समास में जाते हैं। किसके अंतर्गत जाते हैं, तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जाते हैं। अगर देखिए, अगर हम कहें इसमें विसर्ग संधि कौन सी होती है, अगर देखिए निस्तारण है, अगर इसका विसर्ग संधि इसमें संधि पूछे तो आप लोग तुरंत बताइएगा कि इसमें जो है विसर्ग संधि होता है। अगर विच्छेद करने के लिए कह दे तो आप लोग बताइएगा निस प्लस तारण। तारण, यह जो स है यह विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए इस शब्द में जितने भी शब्द आपको दिखाई देंगे, जितने भी शब्द आपको लोगों को दिखाई दे रहे हैं, यह इसमें विसर्ग संधि होती है। अब देखिए, और ये जो शब्द आप लोगों के सामने नजर आ रहे हैं, यह शब्द हमेशा तत्सम के शब्द होते हैं। कौन सा शब्द होते हैं, तो आप लोग बताएंगे हमेशा तत्सम के शब्द होते हैं। आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो आप अव्ययी भाव समास का उदाहरण कहीं और याद करते हैं, विसर्ग संधि का उदाहरण कहीं और याद करते हैं, तद्भव तत्सम जब पढ़ते हैं तो वहाँ तत्सम शब्द के जो उदाहरण होते हैं वहाँ और याद करते, और क्या नाम है उपसर्ग में कहीं और पढ़ते हैं। इसीलिए हमने एक ही जगह पे सब शब्दों को ला के रख दिया। तो मतलब क्या बनता है, एक पंथ दो कार्य। थोड़ा सा आप यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो आपका एक साथ साथ चार प्रश्नों का अध्ययन आप लोग कर सकते हैं। आप लोग इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में फिर आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखने का प्रयास करते हैं अगला उपसर्ग। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं और हम अगला उपसर्ग देखते हैं। हम अगला जो उपसर्ग है कल पढ़ाते हैं, आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए। अगला जो उपसर्ग हमारा जो संस्कृत के रहे, जो का नाम है तत्सम के रहेंगे, उसको देखने का प्रयास करें। जैसे हमारा जैसे कि दुस का हम अर्थ देखेंगे, इसमें दुस उपसर्ग से जो बनने वाले शब्द रहेंगे, कौन सा समास होगा उसको देखेंगे, कौन सी संधि होगी उसको देखेंगे, कैसे शब्द का निर्माण करेगा, तद्भव करेगा, तत्सम करेगा, कैसे शब्दों का निर्माण करेगा, हम उसको देखेंगे। आप लोग इसको नोट करिए और समझने का प्रयास करिए दोस्तों, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सिद्ध हो। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कुछ देने का प्रयास करता हूं। आप लोग इसको नोट करिए। राधे राधे, नमस्ते।